नमस्कार। आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास से जुड़े कुछ खास नोट्स हैं, तो हम इनमें लिखी बातों पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। जी। ये नोट्स हमें ले जाते हैं 18वीं सदी के मध्य से लेकर मान लीजिए 1920 के दशक तक। एक बहुत ही अहम दौर था ये। बिल्कुल। और ये वो समय है जब आज का जो उत्तर प्रदेश है वो तब कई हिस्सों में बटा हुआ था। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रभाव में आया और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा गढ़ बना। इन नोट्स में ये पूरी कहानी है एक तरह से। तो शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह से पहले की स्थिति से। हाँ। नोट्स बताते हैं कि जैसे 1750 के दशक तक ये इलाका कई छोटी बड़ी ताकतों में बटा था। सही। कहीं रोहेला सरदार, कहीं अवध के नवाब, कहीं मराठा, मतलब कोई एक संगठित प्रदेश जैसा तो कुछ था नहीं। सही कहा, उस वक्त ऐसा ही था। और फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया। जैसे 1764 का बक्सर युद्ध हुआ। हाँ। उसके बाद अवध पर उनका असर काफी बढ़ गया। फिर आप देखिए 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान ने सहायक संधि पर दस्तखत किए। हाँ, सहायक संधि। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये था कि वही नवाब अपने सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखेंगे और उसका पूरा खर्चा उठाएंगे। और बदले में गोरखपुर, रोहिलखंड जैसे कई बड़े और अहम इलाके अंग्रेजों को सौंप देंगे। ओह, तो मतलब जमीन भी गई और खर्चा भी देना पड़ा। बिल्कुल। तो इसी तरह धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आता गया और 1833 तक आते आते इसे बंगाल से अलग करके बाकायदा आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया गया। अच्छा। और फिर आया 1857 का साल। नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि विद्रोह की योजना शायद नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने बनाई थी। हाँ। और तारीख 31 मई तय हुई थी, लेकिन मेरठ में ये 10 मई को ही भड़क गया, मतलब पहली शुरू हो गया। हाँ, ये हुआ। और देखा जाए तो पहली चिंगारी तो 29 मार्च को ही बैरकपुर में मंगल पांडे ने सुलगा दी थी। पर हाँ, उत्तर प्रदेश या कहें उस वक्त का ये क्षेत्र विद्रोह का एकदम दिल बन गया। कानपुर में देखिए नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, ये कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कमान संभाली थी। और विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को फिर से सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था उस वक्त। बहुत बड़ा। लेकिन अंग्रेज फिर रुके नहीं। उन्होंने पंजाब से सेना बुलाई और पलटवार किया। हाँ। सितंबर 1857 तक दिल्ली, दिसंबर तक कानपुर और मार्च 1858 तक लखनऊ, इन सब बड़े शहरों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस विद्रोह का नतीजा बहुत गहरा हुआ। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा। और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। हाँ। एक नया पद बना, भारत सचिव का। लेकिन एक बात और हुई, अंग्रेजों का रवैया इस इलाके के लोगों के प्रति वो और भी सख्त हो गया। हाँ, वो तो होना ही था शायद। अच्छा, विद्रोह के बाद सीधे तौर पर लड़ाई भले थम गई, पर राष्ट्रवाद की भावना वो सुलगने लगी थी। नोट्स में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र है। हाँ, भारतेंदु जी का। उन्होंने अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा जैसे नाटक लिखे। हाँ। पत्रिकाओं से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। बिल्कुल। और इसी बढ़ती चेतना का आप कह सकते हैं नतीजा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। हाँ। और ये दिलचस्प है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो बंबई में हुआ था, 72 प्रतिनिधि थे कुल, उनमें से 8 यूपी से थे। ओहो। और दूसरे अधिवेशन में तो ये संख्या बढ़कर 74 हो गई। अरे वाह, मतलब शुरू से ही काफी सक्रियता थी यहाँ। बहुत ज्यादा। और यूपी में कांग्रेस के कई अहम अधिवेशन भी हुए। जैसे 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे। फिर 1899 में लखनऊ में। यहीं पर कांग्रेस का संविधान अपनाया गया था। अच्छा, संविधान। हाँ, और प्रांतीय कमेटियों का फैसला भी यहीं हुआ। लेकिन इसी दौर में सर सैयद अहमद खान जैसे लोग भी थे। नोट्स बताते हैं कि उन्हें कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव खासकर मुसलमानों में पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, ये भी एक धारा थी। उन्होंने इसके विरोध में मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन जैसे संगठन बनाए। और फिर 1905 का बनारस अधिवेशन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। यहीं पर स्वदेशी आंदोलन और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के 2 गुटों में, मतलब नरमपंथी और गरमपंथी, हाँ, वो मतभेद खुलकर सामने आए। मतलब उनका अंग्रेजों के प्रति रवैया और संघर्ष के तरीके वो अलग अलग थे। और यही मतभेद आगे चलकर 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। अच्छा,
और फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे। हाँ, गांधी जी का आगमन। नोट्स बताते हैं कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं उनकी मुलाकात चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुई। बिल्कुल। और यहीं से चंपारण सत्याग्रह की नींव पड़ी। अधिवेशन के दौरान। अच्छा, तो लखनऊ अधिवेशन तो कई मामलों में ऐतिहासिक रहा। बहुत ज्यादा। फिर आया असहयोग आंदोलन का दौर 1920 से 22 तक। इसका फैसला भी देखिए, जून 1920 में इलाहाबाद में ही एक बैठक हुई थी हिंदू मुस्लिम नेताओं की, उसमें लिया गया। और इसी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया और बनारस में काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। ये भी बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है आज भी। लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास वो चौरी चौरा कांड हो गया। हाँ, चौरी चौरा। जहां भीड़ ने गुस्से में एक पुलिस थाने में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, गांधी जी इस हिंसा से बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी को बारडोली में बैठक करके आंदोलन वापस ले लिया। अब आंदोलन रुकने के बाद कुछ नेता जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू वो थोड़े निराश हुए। उन्हें लगा कि भाई विधान परिषदों में जाकर सरकार का विरोध करना चाहिए। अच्छा, मतलब रणनीति बदली। हाँ, रणनीति बदली। और इसी सोच के साथ 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनी। उधर कानपुर भी पीछे नहीं था। 1924 में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो मतलब अलग अलग विचारधाराएं एक साथ पनप रही थी। तो इन नोट्स को देखकर ये तो एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक प्रदेश नहीं था, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण की एक तरह की प्रयोगशाला जैसा रहा है। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह हो, फिर राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस का गठन और विस्तार, या फिर गांधी जी के आंदोलनों का मंच तैयार करना हो, हर जगह इसकी एक अहम भूमिका दिखती है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ आपको बगावत भी दिखेगी, राष्ट्र निर्माण की बातें भी दिखेंगी, समाज सुधार के प्रयास भी दिखेंगे और क्रांतिकारी विचार भी पनपते दिखेंगे। सब कुछ एक साथ चल रहा था। और सोचने वाली बात यह है कि इतिहास की ये अलग अलग परतें, ये संघर्ष और समझौते, ये आज भी उत्तर प्रदेश की पहचान और उसकी राजनीति को कैसे शेक देती होंगी, ये एक सवाल